हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनजीटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें इसकी जो पृष्ठभूमि है उसको देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनजीटी की संरचना क्या है। उसके बाद एनजीटी के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एनजीटी की शक्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से उसको प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर जो एनजीटी बनाया गया उसको बनाने के पीछे रीज़न क्या था कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनजीटी जो है उसमें अपील करने कौन जा सकता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो एनजीटी में कमियां हैं, कुछ कमियां ज़रूर रही होंगी, उन कमियों को हम लोग देखेंगे, उसमें कमियां क्या क्या हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है वो कहाँ पे किया गया है और उसका एनजीटी से किस प्रकार से रिलेशन है। उसके बाद हम लोग एक डिसीजन देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पर्यावरण को जीने के मौलिक अधिकार के समान दर्जा देने की बात कही गई थी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसका रिलेशन एनजीटी से किस प्रकार से है इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको देखते हुए हम लोग फिर निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। तो निष्कर्ष पे हम लोग ये जानेंगे कि आखिर जो एनजीटी है उसमें कमियाँ क्या हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो बेसिक सा ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। अब हम लोग अपना जो मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो एनजीटी है उसकी स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की जाती है और एक एनजीटी अधिनियम 2010 बनाया गया था जिसके तहत इसकी स्थापना की जाती है। हम लोग जो एनजीटी होता है, एनजीटी को हम लोग पर्यावरणीय न्यायालय कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं जो पर्यावरणीय न्यायालय होता है, आखिर इसको हम लोग पर्यावरणीय न्यायालय कहते क्यों हैं। क्योंकि देखिए जो एनजीटी होता है उसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उनको निवारण के लिए यहाँ पे लाया जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, पर्यावरणीय न्यायालय कहते हैं। देखिए जो एनजीटी होता है उसको हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब है जितनी शक्तियाँ हाई कोर्ट को प्राप्त होती हैं उतनी ही शक्तियाँ एनजीटी को भी प्राप्त होती हैं। लेकिन देखिए जो इन दोनों की शक्तियाँ हैं उन शक्तियों में दोनों के डिफरेंस है, तो वो देख लेते हैं हम लोग अब। तो देखिए जो हाई कोर्ट है उसकी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं, क्योंकि संविधान में हाई कोर्ट की शक्तियों के बारे में लिखा गया है, तो इसलिए कहा जाता है जो हाई कोर्ट है उसको शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती हैं। वहीं जो एनजीटी है उसको शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो एनजीटी के लिए कुछ अधिनियम नियम कानून बनाए गए हैं, बाहर बनाए गए हैं, इसको वहाँ से शक्ति प्राप्त होती है। तो एक बात ये ध्यान दीजिएगा, बेसिकली इसको हाई कोर्ट की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन इन शक्तियों में अंतर है। हाई कोर्ट को शक्तियाँ हमको संविधान से प्राप्त होती हैं, जबकि जो एनजीटी है उसको शक्तियाँ इसके द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं उनसे वहाँ से शक्तियाँ इसको प्राप्त होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जब इसकी स्थापना 2010 में की गई थी तो इसके पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो इनका नाम था जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। तो ये 2010 में जब एनजीटी की स्थापना की गई थी तो उसके ये पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी की संरचना है वो कैसी है। तो देखिए एनजीटी की अधिनियम की धारा जो 4 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा। कौन होगा? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। मतलब एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और कम से कम 10 न्यायिक और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए। लेकिन जो ये संख्या है ये 20 से क्या होना चाहिए, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इन सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी है इसकी पीठें कहाँ कहाँ पे हैं और इसकी जो क्षेत्रीय पीठें हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए जो अधिकरण है इसकी पीठें अगर मेन पीठ देखी जाए तो वो नई दिल्ली में है। इसके अतिरिक्त भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसकी क्षेत्रीय पीठें स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग इसकी जो सर्किट पीठें होती हैं, मतलब जो सहायक पीठें होती हैं वह कहाँ कहाँ पे हैं? तो इसकी सर्किट पीठों में है शिमला में है, शिलांग में है, जोधपुर में है, कोच्चि में है। तो यहाँ पे इन सब जगहों पर इसकी सर्किट पीठें हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी है उसका मेन उद्देश्य क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में भी प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो एनजीटी है इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण के जो मामले हैं उनको द्रुत गति से, मतलब तीव्र गति से निपटाया जाए, ताकि जो उच्च न्यायालय हैं उनके मुकदमे के जो भार हैं उनको कम किया जा सके। तो बेसिकली इसका ये उद्देश्य है कि जो पर्यावरण से संबंधित मामले हैं उनको तीव्र गति से निपटाया जाए, ताकि वो मामले जो हैं हाई कोर्ट में न जाएं और हाई कोर्ट पे जो मुकदमे की बोझ हैं ताकि वो कम हो सकें। तो ये इसका एक उद्देश्य है। हम लोग इसका दूसरा उद्देश्य देख लेते हैं। तो देखिए ये एनजीटी बनाया गया था इसको एक विशिष्ट निकाय के रूप में बनाया गया था। ये विशिष्ट निकाय कहने का क्या मतलब है? तो मतलब कहने का तात्पर्य है इसमें जो भी सदस्य होंगे वो पर्यावरण के विशेषज्ञ होंगे, क्योंकि उनको पर्यावरण के बारे में अच्छी जानकारी होगी, तभी तो वो पर्यावरण से संबंधित जो डिसीजन है वो दे पाएंगे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक विशिष्ट निकाय है और इसको क्या किया गया है, इसको बहुत सारे यंत्रों या तंत्रों से इसको सुसज्जित किया गया है। मतलब जो भी इसके विशेषज्ञता से संबंधित तंत्र बनाए जाएंगे ताकि जो
पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं वो आसानी से सुलझाए जा सकें, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको एक विशिष्ट निकाय कहा जाता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसको कहा जाता है जो एनजीटी है, इसको जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है इस पे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है, ये एनजीटी पर किसी प्रकार से मतलब इस पर बाउंडेशन नहीं लगा सकती। लेकिन अगर इसको गाइडेंस चाहिए, मतलब एनजीटी को अगर कहीं से गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस इसको प्राप्त होता है नेचुरल जस्टिस से, जिसको हम लोग नैसर्गिक न्याय कहते हैं। अब नैसर्गिक न्याय क्या होता है? तो नैसर्गिक न्याय का कहने का मतलब होता है कि जो राइट जो होते हैं वो हमको पैदा होने के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उन नियमों कानूनों के तहत, उन न्यायों के तहत, उन सिद्धांतों के तहत एनजीटी क्या होता है? निर्देशित होता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एनजीटी का एक मुख्य कार्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर अधिकरण जो है इसके सामने कोई अपील आती है, तो अपील के 6 माह के अंदर उस मैटर को इसको रिजॉल्व करना है। मतलब कोई अगर मैटर एनजीटी के पास जाता है तो उसको वो 6 माह के अंदर ही उसको वो सुलझाना होगा। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी की शक्तियाँ हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है एनजीटी को शक्तियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो देखिए एनजीटी को शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1974 से, वन संरक्षण अधिनियम 1980 से, वायु नियंत्रण और प्रदूषण अधिनियम 1981 से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991 से, जैव विविधता अधिनियम 2002 से। तो मतलब ये जो अधिनियम है, इनसे जो एनजीटी है उसको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर एनजीटी को कोई मैटर दिया जाएगा तो वो इन्हीं सबसे रिलेटेड मैटर होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आइए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें जो नोट दिया हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं, उसके बारे में कह रहा है। और कह रहा है भारतीय वन अधिनियम 1927। तो इससे अगर इन दोनों से रिलेटेड कोई भी मैटर रहते हैं तो उनको हम लोग एनजीटी में नहीं ले जा सकते हैं। मतलब जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है या भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1927 है, इनसे रिलेटेड अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है तो उसको हम लोग एनजीटी में नहीं ले जा सकते। तो यही स्टेटमेंट सीधा जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी है उसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए एनजीटी की जो आवश्यकता थी वो निम्न कारणों से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए पहले देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि देश में जो न्यायिक और प्रशासनिक क्रियाकलाप हैं, यदि उनसे क्या होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या उनके निवारण में जो पीड़ित पक्ष है उसको त्वरित न्याय नहीं पहुंच पाता है, मतलब उसको न्याय पहुंचने में न्यायिक या प्रशासनिक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उसमें देरी होती है, या उसको अगर मुआवजा नहीं ढंग से प्राप्त हो पाता है उस समय प्रेजेंट में, तो भी इसका क्या करेगा, तो इसको तीव्र गति से निपटाने के लिए ही एनजीटी की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को या कोई संस्था है या कोई भी है जिसको न्यायिक प्रणाली या जो प्रशासनिक प्रणाली है इसके तहत उसको देरी हो रही है, मतलब उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और क्या होगा अगर पर्यावरण में देर से न्याय मिलेगा तो वो काफ़ी इम्पैक्ट काफ़ी लोगों तक वो पहुंचा देगा। इसलिए इसमें ज़रूरत होती है कि ये इसका जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं इनको तीव्र गति से निपटाया जाए। तो इन्हीं से तीव्र गति से निपटाने के लिए ही एनजीटी की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे होते हैं, जैसे अगर कहीं पर प्रदूषण फैल रहा है उसको हम लोग जल्दी से नहीं निपटाते हैं। अगर हम लोग कहीं पे जाते हैं न्यायालय में तो काफ़ी लंबा समय लग जाता है, तब तक वो काफ़ी क्षेत्र में फैल जाता है और वो काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर होते हैं, अगर हम लोग इसमें त्वरित न्याय या जो इंस्टेंट डिसीजन है वो नहीं लेंगे तो इससे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे, तो इसीलिए इसको बनाया गया था। अब अगला कुछ इसके और भी उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया था वो भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि एनजीटी को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके द्वारा पर्यावरण से जुड़े विवादों को हल तो जल्दी से जल्दी किया ही जाता है, साथ ही जो अन्य न्यायालय हैं उनके कार्यभार को भी कम करने का इसके तहत प्रयास किया जाता है। क्योंकि एनजीटी को कि ये राइट दिया गया है, मतलब एक टाइम लाइन इसको दी गई है कि आपके पास अगर कोई मैटर आता है तो आप उसको 6 माह के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इसके उद्देश्य से भी एनजीटी को बनाया गया था, क्योंकि ये ताकि जो 6 माह के अंदर ही कोई भी डिसीजन जाए तो उसको ये जल्दी से जल्दी निपटा सके। अगला इसी में देख लेते हैं। अगला इसमें कुछ उद्देश्य इसके और दिए गए हैं। तो जो एनजीटी बनाया गया है इसके पास वनों की सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्रोत जो हैं उनको संरक्षित करना, पर्यावरण से जुड़े जो कानूनी अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान करना। तो ये भी इन सब उद्देश्यों को देखने के लिए भी एनजीटी की स्थापना की गई थी।
अब ये पॉइंट लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट ये जो दिया हुआ है ये भी यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जहां पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को अलग से हल करने के लिए एक विशेषज्ञ या विशेष अधिकरण की स्थापना की गई है। तो यही स्टेटमेंट सीधा यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो कहने का इसका मतलब है कि अगर देखा जाए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तो भारत ऐसा तीसरा देश है जहां पर एनजीटी की स्थापना की गई है। एनजीटी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है ताकि जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनको अलग से सुना जा सके। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य है। अब हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी है उसका मतलब उसमें अपील करने कौन जा सकता है। तो आइए हम लोग ये देख लेते हैं। तो देखिए, अगर पर्यावरण की क्षति या राहत से संबंधित कोई भी व्यक्ति है तो वो एनजीटी में जा सकता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जिसको लगता है कि पर्यावरण की क्षति हुई है या उसको राहत की ज़रूरत है, तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो एनजीटी में जा सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो एनजीटी के फैसले होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एनजीटी ने अगर जो डिसीजन दिया है तो एनजीटी को, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उसको हाई कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो मतलब हाई कोर्ट में तो आप चैलेंज कर नहीं सकते इसके डिसीजन को, तो आपको जाना पड़ेगा इसके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको 90 दिनों के भीतर ही अपने फैसले जो हैं, जो भी एनजीटी ने सुनाया है, उसको 90 दिनों के भीतर ही आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर उसके बाद आप सोचते हैं आप उसको मैटर को वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो एनजीटी के मुद्दे होते हैं या जो इसके फैसले होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। अगर आप 90 दिनों के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं तो आपके जो डिसीजन दिया गया है वो आप पे बाध्यकारी होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो एनजीटी है उसकी कमियां क्या क्या हैं। तो देखिए, इस एनजीटी की सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या है उसमें काफ़ी कमी है। कहने का मतलब है जो एनजीटी में विशेषज्ञ सदस्यों की आवश्यकता होती है, जितने लोगों की आवश्यकता होती है उतने सदस्यों की संख्या उसमें उपलब्ध नहीं है। तो इसका ये सबसे बड़ा एक इसमें कमी है। वहीं दूसरा देख लेते हैं, इसमें जो न्यायिक और एक्सपर्ट मेंबर थे भी वो एक एक करके रिटायर हो चुके हैं और खाली जो पद हैं वो बहुत समय से क्या हैं, बहुत लंबे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि कर्मचारियों के संकट से वो एक तरह से एनजीटी जूझ रहा है। और इसमें देख लीजिए, इसकी जो मुख्य ब्रांच है जो दिल्ली में है उसमें तो ये हाल है कि वहाँ पे संयुक्त बेंच से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग बेंच स्थापित करेंगे तो उतने ही हमारे पास सदस्य ही पर्याप्त नहीं हैं। तो ये हाल तो जो दिल्ली है जहाँ मेन ब्रांच है वहाँ पे ये हाल है कि संयुक्त बेंच से काम चलाना पड़ रहा है। मतलब इस हद तक उसमें कर्मचारियों की कमी है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं कि 2007 में इसमें क्या होता है। तो 2007 में इसमें एक संशोधन किया जाता है, एनजीटी में फेरबदल होता है। उसके तहत ये प्रावधान किया जाता है कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, मतलब कोई एक अकेला व्यक्ति ही, कोई मतलब कहने का तात्पर्य है कोई एक अकेला ही व्यक्ति रहे तो वो अकेले ही व्यक्ति एक बेंच बनाकर क्या कर सकता है, किसी भी मैटर को सुन सकता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इतनी कमी है कि अब पहले तो प्रावधान किया गया था, देख लीजिए, पहले प्रावधान किया गया है कि बेंच में कम से कम 2 न्यायिक सदस्यों का होना अनिवार्य है। लेकिन 2017 में क्या किया गया, इतनी कर्मचारियों की वहाँ पे कमी है, मतलब इतना विशेषज्ञों की कमी है कि वहाँ पे उनको डिसीजन ये लेना पड़ा कि अब एक ही सदस्य क्या कर सकता है, डिसीजन को सुन सकता है। तो इस बात से ये पता चलता है कि वहाँ पे किस हद तक कर्मचारियों की कमी है। अब आइए हम अगला देख लेते हैं। तो ये जो डिसीजन, ये मतलब फेरबदल किया गया था 2017 में, एनजीटी के जो बार एसोसिएशन होता है, इस जो संशोधन किया गया था इसमें क्या किया था, इसने सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी थी कि इसको खारिज किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रावधान किया गया था कि कोई एक अकेला व्यक्ति हो सकता है कि वो क्या करे, वो डिसीजन को सुन सके, तो इसी के विरुद्ध क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि ताकि इसको खारिज किया जा सके। कम से कम 2 मेंबर इसमें होने ही चाहिए थे। इसलिए इसमें क्या किया गया था, इसमें एक याचिका दायर की गई थी ताकि इसको खारिज किया जा सके, जो 2017 में फेरबदल हुए थे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो संविधान में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 है, ये संसद को श्रम विवाद हो या पर्यावरण इससे संबंधित कोई हो मैटर, तो उसके संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान करता है। मतलब जो आर्टिकल 323 भी है ये कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, संसद को ये अधिकार देता है कि ये संसद जो है वो अधिकरण बना सकती है। किसके लिए अधिकरण बना सकती है, या कहीं पर श्रम से संबंधित विवाद हो या पर्यावरण से संबंधित कोई विवाद हो, तो इसके संबंध में वो क्या कर सकती है, संसद 323 के तहत वो अधिकरण बना सकती है। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था, जो ये एनजीटी बना है 2010 में, इसी की स्थापना
323 बी के तहत ही की गई थी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो भारत का संविधान है उसमें पर्यावरण संरक्षण का पहला उल्लेख कब किया गया। तो देखिए पर्यावरण जो संरक्षण है उसका पहला उल्लेख 1977 में किया गया है। इससे पहले संविधान में कहीं भी इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसके तहत किया क्या जाता है उसको देख लीजिए। तो 1977 में किया जाता है 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या होता है केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण को संरक्षण तथा बढ़ावा देना इसके लिए अनिवार्य कर दिया जाता है। तो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती है पर्यावरण संरक्षण की कब से, तो 1977 से जब 42वां संविधान संशोधन होता है। अगला देख लीजिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या किया गया है, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रावधान कुछ किए गए हैं, वो देख लेते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 48A है उसमें कहा गया है कि राज्य जो होगा पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। मतलब राज्य का ये कर्तव्य होगा। कहाँ बताया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 48 का ये है उसमें बताया गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और देश में जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करे। इसके साथ ही साथ एक आर्टिकल और भी है उसको देख लेते हैं। ये है अनुच्छेद 51A(g). इसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण, उसके सुधार का कार्य करे तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे जिनमें वन, झील, नदियाँ तथा वन्यजीव शामिल हैं। तो बेसिकली ये जो अनुच्छेद 51A(g) है उसमें पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जिसमें कहा था कि पर्यावरण को जीने के मौलिक अधिकार के समान दर्जा दिया जाए, उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसकी स्टार्टिंग होती है 1974 में। 1974 में संसद ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। कब किया था, 1974 में। और इसी अधिनियम के तहत एक मैटर आता है 1991 में एक फैसला सुनाया जाता है। ये मैटर था सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार का। तो इसमें क्या होता है, तो जो शिकायत करता रहता है वो कहता है कि जो बोकारो नदी है बिहार की उसमें कोयले की राख फेंकी जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं सबको जाहिर की जा रही हैं। कहने का मतलब है कि जो बोकारो नदी थी उसमें कोयले की राख फेंकी जा रही थी। तो इसलिए इस व्यक्ति ने याचिका दायर की कि इससे क्या होगा कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की आशंका है। तो इसी को ध्यान में देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण को जीने के मौलिक अधिकार के तहत बरकरार रखते हुए कहा कि कोई भी सत्ताधारी दल जो होगा वो सामान्य संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत इसको कहा। लेकिन फिर ध्यान में दिया कि अगर इसकी मतलब जो ये कानून है इसका अगर दुरुपयोग कोई भी कर सकता है, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कहा कि संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसके तहत जो जीने का अधिकार होगा उसको मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब है इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया ताकि इसका जो दुरुपयोग है उसको रोका जा सके। अब इसके तहत देखिए क्या क्या प्रावधान फिर हो गया है। तो इसके तहत अब आपको प्रदूषण रहित पानी और हवा का अधिकार आपको मिल जाता है। क्यों मिल जाता है, क्योंकि 21A के तहत ये कहा गया है कि ये जीने के अधिकार के तहत ये फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया है। तो इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए अगर फिर भी इनका अगर वायलेशन होता है तो बेसिकली ये फंडामेंटल राइट अब हो गया है। तो इसके तहत कहा गया है कि जो आर्टिकल 32 है उसके तहत आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग या जो संस्थाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस बात से पता चल रहा है कि जो एनजीटी की है सक्रियता वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखिएगा कि एनजीटी ने कुछ और भी कार्य किए हैं, उनको देख लेते हैं। तो एनजीटी ने लगातार सार्वजनिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के साथ साथ आम व्यक्तियों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने की दिशा में प्रयास करता रहता है। कहने का मतलब है देखिए आपको इस बात से मतलब समझ में आ सकता है कि एनजीटी किस प्रकार से सक्रिय होगा। तो इसने ये कार्य किया है कि जो संस्थाएं हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं या नागरिक हैं, उनको हमको क्या करना है, उनको हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है ताकि वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए वो भी प्रयास कर सकें। तो ये बात एनजीटी ने की थी। अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो देखिए जो निष्कर्ष है उसमें क्या है, तो देखिए निष्कर्ष के तहत हम लोग ये बात का अनुमान लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है कि पर्यावरण का संरक्षण के एक अकेले व्यक्ति या सरकार का काम नहीं है या किसी न्यायालय या किसी अधिकरण, इन सबके ये बस की बात नहीं है। जब तक कि हम सक्रिय जन सहयोग नहीं करेंगे, मतलब हम जब तक पीपल पार्टिसिपेशन हम में नहीं होगा, तब तक हम जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके हम जो यथार्थ हैं, उनके जो लक्ष्य हैं उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे लगातार जनसंख्या का दबाव और ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमको ज़रूरत है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसकी अवधारणा को
मतलब अपनाया जाए। और इसके साथ ही साथ यह एक विकल्प भी है कि जो हमारे पास अनुकूल प्रौद्योगिकी है उसका हम लोग यूज करें, और जो स्वच्छ पर्यावरणीय ऊर्जा है उसको हम अपनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उसको हम लोग क्या करें, उचित बना सकें। दूसरा इसमें पॉइंट देख लीजिए, जो पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना, पर्यावरण सुरक्षा और वनों व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानून के प्रवर्तन और व्यक्तियों की परिसंपत्ति को क्षति पहुंचाता है, अगर कोई या क्षति प्रदान करता है तो क्षतिपूर्ति देने के मामले में प्रभावी रूप से ये जो मैटर होंगे उनको आप लोग काफ़ी तेज़ी से निपटाने का भी प्रयास इसमें किया जाएगा। इसके साथ ही साथ किया गया है, जब 1992 में जो रियो डी जेनेरो में एक पर्यावरणीय सम्मेलन हुआ था उसमें ये बात सामने निकल कर आई थी कि अगर कोई जो न्यायिक है या प्रशासनिक कार्रवाई है कोई पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है तो उसका निराकरण पीड़ित पक्षों को समुचित राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके तहत क्या किया था, एनजीटी ने केवल पर्यावरण लोकतंत्र को लागू करने की दिशा में कदम है, बल्कि रियो डी जेनेरो में जो डिसीजन लिया गया था, मतलब जो रियो डी जेनेरो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ली गई थी उसको बनाने में अगर हम लोगों को योगदान देना है तो उसमें हम लोगों को पीपल से पीपल जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसको हमको बढ़ाना होगा, ताकि जो हमारे पास जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर सकें और जो एनजीटी के कार्य हैं कार्य बोझ को भी हम लोग कर सकें। तो बेसिकली ये इसका उद्देश्य था, इसमें ये निष्कर्ष था। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो एनजीटी था उसके जो कार्य थे, उसकी जो शक्तियाँ थी, उसकी संरचना थी, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।